रीबर्थ ऑफ डेविल्स हार्टलेस एंजल। एपिसोड 4। पिछले भाग में हमने पढ़ा कैसे विराज ने सिया को परेशान करके रख दिया था। सिया विराज को कपड़े पहनाकर रूम में आ जाती है जब वह मिरर के सामने खड़े होकर अपने बालों को देख रही थी, जो विराज को नहलाने की वजह से फिर से गीले हो गए थे। विराज उसके पीछे खड़े होकर एकटक उसे देख रहा। उसे ऐसे देखकर सिया का ध्यान फिर मिरर की ओर जाता है। सामने देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है क्योंकि पानी की वजह से उसका क्रीम कलर का टॉप ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट साफ दिख रहे थे। आपको शर्म नहीं आती क्या? सिया अपने हाथों से खुद को छुपाते हुए बोलती है। क्या यार बीवी, इतना अच्छा व्यू छिपा दिया तुमने, विराज बेशर्मी से बोलता है। उसकी इस तरह की बेशर्मी भरी बातें सुनकर सिया पांव पटकते हुए वहां से कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद विराज हंसते हुए कहता है, चलो इस एक्सीडेंट से एक बात तो अच्छी हुए, बीवी मेरी मदद करने के बहाने ही सही मेरे करीब तो आएगी। वैसे कुछ भी बोलो, मेरी जान गुस्से में बहुत क्यूट लगती है। वहीं सिया बाथरूम में कपड़े बदलते हुए बड़बड़ा रही थी। इस इंसान को हुआ क्या है? पिछले जन्म में तो मुझसे बात तक नहीं करता था, लेकिन इस जन्म में लगता है ये इंसान शर्म ही भूल गया है। अगर यह ऐसे ही करता रहा तो मैं हमारा फ्यूचर बदलने की जगह खुद पागल हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। बीवी जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। उसे बाहर से विराज की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो जल्दी से बाहर आ जाती है। डाइनिंग टेबल पर भी सिया को ही विराज को खाना खिलाना पड़ता है क्योंकि उसके राइट हैंड में चोट लगी थी। इसी हाथ से वो खाना भी खाता था। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने रूम में आ जाते हैं। अर्जुन सोफे पर सोया हुआ था जबकि अमन बिस्तर पर लेटा हुआ था। अमन को आराम से सोते देखकर अर्जुन का गुस्से से मुंह फूला हुआ था, पर वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। सिया और विराज के बेडरूम में। आप बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगी, सिया पिलो और एक कंफर्टर सोफे पर रखते हुए बोलती है। विराज अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए बोलता है, और बीवी तुम किस खुशी में सोफे पर सोना चाहती हो? मैं सोफे पर इसलिए सो रही हूँ कि मैं नींद में आपको चोट न पहुंचा दूं। सिया अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोलती है। विराज उसके पास जाकर उसके बाजू को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। खींचने की वजह से वह उसकी छाती से टकरा जाती है। क्या कर रहे हैं आप? अभी लग जाती आपको, सिया गुस्से से विराज को कहती है। लेकिन उसके गुस्से को नजरअंदाज कर विराज अपने लेफ्ट हैंड से उसकी कमर पर अपना हाथ कस देता है। उसकी नाजुक सी कमर पूरी की पूरी विराज के हाथों में समा जाती है। तो क्या कह रही थी तुम बीवी? विराज अपने होंठों को उसकी गर्दन के पास ले जाकर बोलता है। उसके होंठ सिया की गर्दन की स्किन को टच कर रहे थे, जो सिया को अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था। कुछ नहीं कह रही हूँ मैं, और आप थोड़ा दूर रहकर मुझसे बात किया करो, सिया हकलाते हुए बोलती है। क्यों बीवी, तुम्हारे अंदर मेरे लिए डिजायर पैदा होने लगती है क्या? क्या तुम्हारा मन नहीं करता मेरे करीब आने का, मुझे प्यार करने का? विराज गहरी आवाज में सिया के कान के पास आकर कहता है। सिया पल के झुकाकर खड़ी थी। उसने विराज के लेफ्ट हैंड की पकड़ा हुआ था। उसने पूरा ध्यान रखा हुआ था कि एक उसके राइट हैंड को हट नहीं करे, लेकिन विराज की हरकतें ऐसे थी कि वो सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी। क्या हुआ? जवाब दो बीवी। तुमने मुझसे टाइम मांगा है, मैंने तुम्हें वो टाइम दिया भी है, लेकिन मैं भी आदमी हूँ। जब तक तुमने इजहार नहीं किया था तब तक मैंने अपनी हर फीलिंग को कंट्रोल किया हुआ था। क्या तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए बदल रही है? क्या तुम अब मुझसे प्यार? इससे पहले विराज की बात पूरी होती सिया उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है। वह अपना सिर हिलाकर उसे आगे बोलने से रोक देती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फीलिंग्स आज भी आपके लिए ही है और कल भी आपके लिए ही रहेगी, तो ऐसा सोचिए भी मत। और वो सब करने से पहले ठीक हो जाओ, फिर सोचना अभी नहीं। अच्छा तो क्या सोचूं मैं? हमारे बच्चों के बारे में सोचना गलत है क्या? विराज सिया से पूछता है। सिया विराज की बाहों से आजाद होकर ढंग से खड़ी हो जाती है। क्या मतलब बच्चों के बारे में? मैंने कब मना किया आपको सोचने से? वह घूरते हुए विराज से कहती है। अरे अभी तो कहा पहले ठीक हो जाओ फिर सोचना, तो इसका बच्चों से क्या लेना देना है? सिया कंफ्यूज होकर कहती हो। बीवी बायोलॉजी तो पढ़ी होगी ना 10th में, इतना भी नहीं पता बच्चे कैसे होते हैं? उन्हें पैदा करने के प्रोसेस में मुझे क्या क्या करना होगा तुम्हारे साथ, वो तो मैं ही सोचूंगा और करूंगा ना। और एक तुम हो जो करना तो दूर की बात है, सोचने से भी मना कर रही हो, विराज मुंह बनाकर बोलता है। विराज की बातें सुनकर सिया का चेहरा लाल पड़ने लग जाता है। ये गुस्से से था या शर्म से, ये तो सिया ही जाने।
वह खुद को कंट्रोल करते हुए हल्के गुस्से से बोलती है, आपको यही सब सोचना होता है। इतना बड़ा बिजनेस है, इसका सोचो। आप इतने बेशर्म तो थे नहीं। जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े लोग डर जाते हैं वो बेकार में आपसे डरते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी विराज उसे और परेशान करते हुए बोलता है, अब क्या ही करूं, मेरी बीवी इनरोमांटिक है तो मुझे ही सोचना होगा, नहीं तो सिसोदिया अंपार की उसकी प्रिंसेस कैसे मिलेगी। रही बात बिजनेस की, उसके लिए मैं लोगों को पे करता हूँ काम करने के लिए। और बीवी डरते तो मुझसे मेरे दुश्मन हैं, तुम तो मेरी मोहब्बत हो। और तुम्हारी लास्ट बात शर्म, वो तो मुझे तुमसे नहीं आती। अब अपनी बीवी से शर्माऊंगा तो तुम्हें बेड पर सेटिस्फाई कैसे करूंगा। कहकर वो सिया को होंठों को प्यार से चूमने लग जाता है। शुरुआत में रेसिस्ट करने के बाद भी विराज को जब फर्क नहीं पड़ता है तो सिया उसे उसकी मन की करने देती है। वह सिया को किस में उलझाकर बेड पर गिरा देता है। वह सिया के ऊपर झुका हुआ था। उसके होंठ सिया के होंठों को बेदर्दी से काटने लगता है, जिसकी वजह से सिया का मुंह खुल जाता है। तकरीबन 7-8 मिनट बाद वह सिया से अलग हो जाता है। बीवी, आज तो तुम्हें मेरी चोट ने बचा लिया, पर मेरे ठीक होने के बाद तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहकर विराज अपनी साइड लेट जाता है। वही सिया भी विराज के लेफ्ट साइड में आकर उसे हक कर लेती है। ठीक है, अब रेस्ट करो, गुड नाइट। विराज भी सिया के माथे को चूम कर सो जाता है। अभिमन्यु के स्टडी रूम में सर सिया मैडम की शादी हो गई है। उस दिन सिसोदिया एंटरप्राइजेस में विराज सिया मैडम को लेकर ही गया था। वो यहीं के फेमस कॉलेज से बीटेक कर रही है। कहकर वो एक फाइल अभिमन्यु की तरफ बढ़ा देता है। अभिमन्यु, जो काफी देर से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, वो पेपर वेट उठाकर सीधा स्टडी रूम में लगे एलईडी पर मार देता है। मेरा एडमिशन कल तक सिया के कॉलेज में करवाओ, उसके करीब जाने का यही एक मौका है मेरे पास। कहकर अभिमन्यु गुस्से से वहां से चला जाता है। अगले दिन सिया सुबह विराज की हेल्प करके नायर इंडस्ट्री के लिए निकल जाती है। सिया बिना किसी से कुछ कहे अपने काम में मशगूल हो जाती है। उसे काम करते देख कामिनी सीसीटीवी कैमरा से अपनी नजरें हटा देती है। पिछले दिन जब सिया कामिनी को अपने केबिन में नोक करके आने और उसे बेकार में डिस्टर्ब करने से मना किया तो कामिनी ने उसके ऑफिस रूम में ही सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था। तकरीबन लंच से पहले सिया ने एंटीवायरस सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया था, जिसकी वजह से सभी फाइल्स ऑटोमेटिकली ठीक हो गई थी। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये करप्ट हुए होंगी। लेकिन इन सब के बीच कामिनी को 200 करोड़ का लॉस हो चुका था, पर अब इसमें वो कुछ नहीं कर सकती थी। वही सिया आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसने एंटीवायरस पहले ही बना लिया था। वो तो बस यहाँ वेट कर रही थी उनके फैमिली लायर के आने का। उसे याद था पिछले जन्म में इसी टाइम सिया की मुलाकात उनके वकील से सिसोदिया मेंशन में हुई थी। क्योंकि सिया कंपनी में नहीं आती थी इसलिए उन्हें ही उसके घर आना पड़ा था। उन्होंने उसे नायर इंडस्ट्री को संभालने के लिए कहा था क्योंकि वो कंपनी उसके पापा की थी। उसके 23rd बर्थडे पर सभी लीगल राइट्स उसके होने थे तो वो चाहते थे कि सिया को बिजनेस का एक्सपीरियंस हो जाए। लेकिन सिया ने कामिनी की बातों में आकर उनको मना कर दिया था। वो जानना चाहती थी कि क्या पिछले जन्म की घटनाएं और जगह में बदलाव हो रहा है या नहीं। वह अपनी सोच में डूबी हुई थी जब उसके दरवाजे पर नोक होता है। वह आंखें खोलकर स्ट्रिक्ट आवाज में बोलती है, अंदर आ जाए। दरवाजा खुलते ही सिया के अंकल, कामिनी और उनके साथ एक 50 साल के आदमी अंदर आ जाते हैं। सिया बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने ये प्रॉब्लम इतने कम टाइम में सॉल्व कर दी। थैंक यू बेटा। सिया के अंकल उस आदमी के सामने तारीफ करते हुए बोलते हैं। हाँ, सी यू आर ग्रेट इन टेक्नोलॉजी। तुम्हारे बिना पता नहीं कितने दिन तक हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। कामिनी भी अपने डैड के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलती है। पर सिया उन दोनों पर ही ध्यान नहीं देती है। वह उस कमरे में आए आदमी के पास जाकर उनके पैर छूने लगती है। वह आदमी सिया को रोक देता है। ये क्या कर रही हो तुम हरे कृष्णा की बेटी हो? मतलब मेरी बेटी हो? वो मेरा दोस्त ही नहीं भाई जैसा था। और बेटियां पैर नहीं छूती हैं। कहकर वो आदमी खुशी खुशी सिया को गले लगा देता है। अखिल अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सिया अनजान बनते हुए उनसे पूछती है। वह आदमी ऑफिस में रखे सोफे पर बैठते हुए कहता है, सिया बेटा यहाँ आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। जब कामिनी और उसके पापा ये देखते हैं तो वो भी सोफे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इससे पहले वो बैठ पाते अखिल उन्हें कहता है, एक्चुअली मुझे सिया से अकेले में कुछ बात करनी थी। तो आप लोगों को बुरा न लगे तो आप हमें कुछ टाइम अकेले में दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। सिया आपकी भी बेटी है, आप दोनों आराम से बात करो।
कामिनी बेटा चलो मुझे तुमसे कुछ काम है, कहकर वो दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। 1 घंटे बाद सिया और अखिल जी हंसते हुए केबिन से बाहर निकलते हैं। कंपनी में भी सब लोग उन्हें देख रहे थे। सिया बेटा, अब इस कंपनी की मालकिन तुम बनने वाली हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद तुम अपने पापा की विरासत संभाल सकती हो। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। तब तक तुम यहाँ रोज आकर काम सीख लो, अखिल जी ऊंची आवाज में सिया से बोलते हैं। जी अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी और पापा की उम्मीदों पर खरा उतरने की, सिया सिर झुकाकर अखिल जी से कहती है। उन्हें इस तरह बात करते देख कामिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वहीं ऑफिस में भी यह बात आग की तरह फैल जाती है कि कंपनी की असली हकदार सिया है, कामिनी नहीं। इन सब की गॉसिप सुनकर कामिनी गुस्से से मिस्टर नायर के केबिन में पहुंच जाती है। डैड, उसे हमें अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और वो वकील ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसके बाप का दोस्त ना होकर बाप ही हो। पहले ये बताओ हुआ क्या है? डैड, उस वकील ने ऑफिस में सबके सामने सिया को इस बिजनेस को संभालने के लिए कह दिया। सबके सामने उसे इस प्रॉपर्टी का असली हकदार बता दिया है। पूरे ऑफिस में गॉसिप फैल रही है। कामिनी गुस्से से बोलती है। पानी सर के ऊपर जा रहा है। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। ये लड़की इस कंपनी में दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए। सुनो, तुम कुछ दिनों के लिए उसके घर में रहने के लिए जाओ। वो और विराज ज्यादा नजदीक न जा पाए, इस बात का ध्यान रखना। उसकी इमेज ऐसे बना दो अगर वो कहीं गायब हो जाए तो किसी को फर्क ही न पड़े। मौका पाते ही हम उसे किडनैप कर लेंगे। मिस्टर नायर नफरत से कामिनी को बोलते हैं। अभिमन्यु के घर में। सर, एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। आप कल से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने प्रिंसिपल सर से बात कर ली है। राज अभिमन्यु से कहता है। सिया के बारे में कुछ और पता चला? अभिमन्यु हताश हुए आवाज में पूछता है। सर, मैडम से पेरेंट्स की डेथ के बाद उनके अंकल आंटी ने ही उन्हें पाला है। तकरीबन 3 महीने पहले ही मैडम से विराज सिसोदिया की शादी हुई थी। इसके अलावा इस शादी में विराज की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ था। शादी कोर्ट में ही रजिस्टर्ड हुए है। रीति रिवाजों से ये शादी नहीं हुई है। ऐसा लगता है विराज मैडम को सबसे छुपा कर रख रहा है। अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखो। अब सिया से मिलने का वक्त आ गया है। और विराज सिसोदिया की तबाही का भी। अभिमन्यु अपनी कठोर आवाज में बोलता है। सिया के कॉलेज में। आज सिया 2 दिन बाद कॉलेज आ रही होती है। रोज की तरह करण उसे कॉलेज गेट के सामने छोड़ देता है। तभी उसकी नजर अथर्व की गाड़ी पर पड़ती है जो वहां पर उसके आने से पहले की खड़ी हुई थी। वह क्यूरियोसिटी से उस गाड़ी की तरफ देख रही थी। तकरीबन 5-7 मिनट बाद उस रेंज रोवर कार का दरवाजा खुलता है। उसमें से रैना और अथर्व दोनों बाहर निकलते हैं। रैना के लाल हुए फेस और सूजे हुए होंठ उनके कार के अंदर क्या हुआ उसकी पूरी कहानी बयान कर रहे थे। वो दोनों कॉलेज के अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन सिया को अपने सामने देखकर दोनों चौंक जाते हैं। हे बेबी गर्ल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अथर्व खुद को नॉर्मल दिखाते हुए सिया से पूछता है। वहीं सिया अथर्व को ऐसे देखकर अपनी हंसी कंट्रोल करके मासूमियत से कहती है। मैं तो यहाँ पढ़ने ही आई थी, पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको भी एडमिशन करवाना है अपना? सिया का सवाल सुनकर अथर्व खांसने का नाटक करते हुए बोलता है। मुझे प्रिंसिपल से बात करनी थी। भाई ने मुझे कहा था कि तुम्हें कॉलेज में कोई परेशानी न हो, तो इसलिए मैं यहाँ आया था। और तुम मेरे देवर के साथ क्या कर रही हो? सिया रैना को तरफ मुड़ कर उससे पूछती है। रैना, हाँ, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने उसे लिफ्ट दे दी। आखिरकार हम एक ही जगह जो आ रहे थे। रैना की जगह अथर्व उसे जवाब देते हुए बोलता है। तो सिया उन दोनों को परेशान करने के उद्देश्य से बोलती है, पर ये बात तो रैना भी बता सकती है। आप क्यों उसकी जगह जवाब दे रहे हो? और तुम्हारे होंठों को क्या हुआ है रेनू? सिया की बात सुनकर रैना का मुंह सफेद पड़ जाता है। वहीं अथर्व उसके फेस पर हल्की ही शर्म भरी स्माइल आ जाती है जिसे वो जल्दी से छुपा लेता है। उन दोनों को इस तरह देखकर सिया जोर जोर से हंसने लगती है। तुम दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे छोटे बच्चे हो। और तुम रैना की तरफ मुड़ते हुए कब से चल रहा है ये सब? तुम दोनों अब कॉलेज के अंदर जाओ और अपना ध्यान रखना। मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। अथर्व अपनी स्ट्रिक्ट टोन में सिया और रैना से कहकर वहां से निकल जाता है। अथर्व के जाने के बाद एक ब्लैक कलर की लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार कॉलेज के गेट से एंटर करती है। कार के फीचर और मॉडल की वजह से उस कार ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। ग्राउंड में मौजूद सभी लोग उत्सुकता से उस कार को देख रहे थे।
जैसे ही उसका दरवाजा खुलता है, ड्राइवर साइड से एक 6 फीट हाइट का लड़का जिसका रंग गोरा, आंखें चॉकलेट ब्राउन, वेल बिल्ड मसल्स थे, ब्लैक फॉर्मल पैंट, व्हाइट शर्ट, फोल्डेड स्लीव्स, शर्ट के 2 खुले बटन को उसकी चेस्ट को हल्का सा दिखा रहे थे। उसने आते ही अपने चार्म से वहां खड़ी लड़कियों को अपना दीवाना बना दिया था। खुद को मिले इस रिस्पॉन्स से उस लड़के के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वहीं सिया और रैना भी उसी लड़के की तरफ देख रही थी। सिया को याद था कि पिछले जन्म में भी वो इस लड़के से मिल चुकी है, और जब भी वो मुसीबत में होती थी तो ये लड़का कई बार उसकी हेल्प करता था। उसे कभी भी उस शख्स से नेगेटिव वाइब नहीं आती थी। उसे देखकर सिया के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वह लड़का जब अपनी कार से बाहर निकलता है तो अपने चारों ओर देखकर सब लड़कियों की तरफ स्माइल कर देता है। उसकी अट्रैक्टिव स्माइल को देखकर ही लड़कियां उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। पर वह लड़का सबको इग्नोर करके उसके सामने खड़ी सिया और रैना के पास जाकर एक प्यारी से मुस्कान देकर उनसे पूछता है, हेलो मिस, क्या आप मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस बता सकती हैं? मैं यहाँ पर न्यू एडमिशन हूँ, तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ खास पता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसे देखकर सिया भी स्माइल से कहती है, यहाँ से राइट जाकर आगे कॉरिडोर आएगा, वहां से लेफ्ट लेकर लास्ट में ऑफिस रूम है, वो ही प्रिंसिपल का ऑफिस है। ओके थैंक यू मिस, बाय द वे आई एम अभिमन्यु सिंह। वह लड़का अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा देता है। मैं सिया नायर और ये मेरी फ्रेंड रैना मेहरा। सिया इंट्रोडक्शन देते हुए सिया और रैना भी उसके साथ हैंडशेक करती है, और वह लड़का वहां से चला जाता है। यार क्या हॉट बंदा है, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला? रैना उसको देखते हुए बोलती है। उसकी ये बात सुनकर सिया उसके कान पकड़कर धमकी देते हुए पूछती है, तू मेरे देवर को धोखा देने के बारे में सोच रही है? और तू और वो साथ कब आए? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? रैना नकली हंसी हंसते हुए बोलती है, यार मैं तो मजाक कर रही थी। वो अच्छा लड़का था इसलिए निकल गया मुंह से। और तेरे और भाई के बीच क्या चल रहा है? सिया आईब्रो ऊपर करते हुए बोलती है, वो तो उसने ही प्रपोज किया था और मैंने हाँ कह दिया। रैना शर्माते हुए बोलती है। कुछ समय बाद सिया और रैना अपनी क्लासेज में थी। उनके प्रोफेसर उन्हें पढ़ा रहे थे जब प्रिंसिपल सर दरवाजे पर नोक करते हुए अंदर आ जाते हैं। उनके साथ ही वो सुबह वाला लड़का भी क्लास में आया था। पूरी क्लास फिर उसे देखकर गॉसिप से भर जाती है। उसने एक बार फिर आते ही सभी लड़कियों पर अपना जादू जो चला दिया था। क्लास को ऐसे बातें करते देख प्रिंसिपल की स्ट्रिक्ट आवाज क्लास में आती है। साइलेंस। पूरी क्लास एकदम चुप हो जाती है। एक बार फिर प्रिंसिपल सर की आवाज क्लास में गूंजती है, ये अभिमन्यु सिंह है, आपके न्यू क्लासमेट। ये हाल ही में इंडिया लौटे हैं और अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए इन्होंने इसी कॉलेज को चूज किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इनकी पूरी मदद करेंगे। एम आई क्लियर? यस सर, सभी लड़कियां एक्साइटमेंट में बोल पड़ती है। तभी क्लास टीचर की आवाज आती है, अभिमन्यु तुम जाकर सिया और रैना के साथ बैठ जाओ, वो दोनों तुम्हारी मदद कर देंगी। पढ़ने में भी दोनों बच्चियां बहुत अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है अभिमन्यु, तुम जाकर सिया और रैना के साथ बैठ जाओ। प्रिंसिपल सर भी क्लास टीचर की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है। अभिमन्यु हाँ में अपना सर हिला देता है। उसके सिया और रैना के साथ बैठने की वजह से दूसरी लड़कियों का मुंह बन जाता है। प्रिंसिपल के जाने के बाद टीचर फिर से पढ़ाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब क्लास खत्म होती है तो अभिमन्यु उनसे स्माइल करते हुए कहता है, हम फिर मिल गए मिस। ये सिया और मैं रैना। रैना उसे याद करवाते हुए बोलती है, अब तो हम क्लासमेट हैं और मैं इस कॉलेज में किसी को जानता भी नहीं हूँ। तो तुम दोनों मेरी पहली दोस्त हो इस कॉलेज में, तो आज की लंच की ट्रीट मेरी तरफ से। अभिमन्यु उनसे कहता है, कोई बात नहीं, हम अपना लंच कैंटीन में ही कर लेते हैं। सिया अभिमन्यु को मना करते हुए बोलती है, क्या तुम दोनों को मेरी दोस्ती अच्छी नहीं लगी? अभिमन्यु उदास होते हुए बोलता है। उसके फेस एक्सप्रेशन ऐसे थे मानो उसका दिल ही टूट गया हो। उसे उदास देखकर सिया और रैना दोनों का ही दिल पिघल जाता है। ठीक है, कॉलेज के सामने ही एक नया रेस्टोरेंट खुला है, हम वहां जाकर कुछ खा लेते हैं, सिया अभिमन्यु से कहती है। उसकी बातें सुनकर अभिमन्यु के मुंह पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है जिसे वो जल्दी से छुपाकर मासूमियत भरे चेहरे से मुस्कुराते हुए कहता है, इसका मतलब अब हम दोस्त बन गए हैं। सिया और रैना भी हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं, जिसके बाद वो तीनों वहां से रेस्तरां के लिए निकल जाते हैं। सिया और रैना आगे आगे चल रहे थे, वहीं अभिमन्यु तिरछी नजरों से अपने आसपास देखकर मुस्कुरा रहा था। अभिमन्यु सिया और रैना के साथ रेस्तरां में जाता है।
वही विराज के लगाए हुए शैडो गार्ड जो सिया की सुरक्षा के लिए लगाए हुए थे, उनकी फोटोज खींचकर विराज को भेज देते हैं। रेस्तरां के अंदर, आज की ट्रीट मेरी तरफ से है, तो आप दोनों जो भी ऑर्डर करना चाहती है कर सकती हैं। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहता है। उसकी बातें सुनकर रैना हंसते हुए कहती है, तो ठीक है, तुम इतने अमीर हो तो मैं तुम पर दया नहीं करूंगी। कहकर वो अपने लिए बटर चिकन विद गार्लिक नान, सिया के लिए व्हाइट सॉस पास्ता और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर देती है। अब तुम भी अपने लिए कुछ ऑर्डर कर सकते हो। तो उनके कहने पर अभिमन्यु अपने लिए फ्रूट सैलेड ऑर्डर कर देता है। थोड़ी देर बाद वो सब लंच करके वापस कॉलेज लौट जाते हैं। वहीं सिसोदिया एंटरप्राइजेस में विराज अपने केबिन में इधर उधर घूम रहा था। थोड़ी देर बाद उसके केबिन का डोर नॉक होता है। दरवाजा खुलते ही अथर्व और अमन रूम में एंटर करते हैं। रूम की हालत देखकर लग रहा था मानो यहाँ थोड़ी देर पहले भूकंप आया हो। हमेशा नीट एंड क्लीन रहने वाले विराज की फाइल्स जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी टाई अधखुली, बाल मेसी हो गए थे। विराज का ये लुक देखकर अथर्व अमन से इशारों से कुछ पूछता है। अमन भी अपने कंधे उचकाकर उसे इशारों से ही बताता है, मुझे भी नहीं पता। अथर्व थोड़ी हिम्मत से पूछ ही लेता है, भाई क्या हुआ? आप परेशान क्यों हो? विराज फ्रस्ट्रेट होकर उसके सामने अपना फोन कर देता है, जिसमें अभिमन्यु ने एक फोटो में सिया का हाथ पकड़े हुए उसे प्यार से देख रहा था। वही अगले फोटो में वो सिया के पीछे पीछे चल रहा था और सिया और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो फोटो देखकर अथर्व विराज से कहता है, भाई ये तो कैमरा के एंगल का कमाल है। आप बेकार में इतना हाइपर हो रहे हो। ओह रियली अथर्व, मैं हाइपर हो रहा हूँ? उस लड़के की आंखें देखो कैसे देख रहा है वो मेरी बीवी को। और तुम रुक क्यों गए? और भी फोटो है उन्हें भी देखो। उस लड़के के इमोशन मेरी बीवी के लिए ठीक नहीं है। विराज गुस्से में उन दोनों को कहता है। अथर्व विराज का फोन लेकर फोटोज देखने लगता है जिसमें सुबह से लेकर उनके क्लासेज खत्म होने तक के 20 से ज्यादा फोटोज थे। वहीं अथर्व को नजर रैना और अभिमन्यु के रेस्तरां बेल फोटोज पर पड़ती है। वह जूम करके उस फोटो को देखने लगता है। उन फोटोज में 3-4 फोटोज रैना और अभिमन्यु के भी थी, जिन्हें देखकर अथर्व के हाथ की मुट्ठी कस जाती है। इस लड़की को इतनी हिम्मत, ये मेरे होते किसी और के करीब जाए। इसकी पनिशमेंट तो इसे मिलेगी ही, अथर्व दांत पिसते हुए खुद से बोलता है। तभी विराज अमन को बैठे हुए देखकर, तुम्हें उस इंसान की पूरी इंफॉर्मेशन मेरे टेबल पर लानी है। कल सुबह तक मुझे सारी डिटेल चाहिए। वो कौन है, क्यों यहाँ आया है, सब कुछ। अमन बेचारा कभी अपनी चोट को देखता तो कभी अपने जालिम बॉस को। ओके सर, अमन लाचारी से बोलता है। रात के 9 बजे रैना के अपार्टमेंट की डोर बेल बजती है। रैना को शावर लेकर बाहर निकली थी। उसके गीले बाल, नाइट सूट उसे किसी छोटे बच्चे की तरह बना रहे थे। वह जाकर दरवाजा खोलती है। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रैना सामने खड़े इंसान को घूरते हुए बोलती है। अथर्व जो अपने सामने खड़ी लड़की को गौर से देख रहा था। उसके गीले बालों की वजह से उसकी शर्ट उसके साथ चिपक गई थी, जिससे उसके ब्रेस्ट की आउटलाइन साफ दिख रही थी। उसके शॉर्ट्स की वजह से उसकी दूध से गोरी टांगे देखकर अथर्व अपना सलाइवा गटकने लगता है। अब कुछ बोलोगे भी? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रैना आईब्रो उठाते हुए उससे पूछती है। अथर्व दरवाजा बंद करके उसके करीब आते हुए बोलता है, क्यों मैं अपनी होने वाले वाइफ के पास नहीं आ सकता हूँ? या तुम्हारा दिल किसी और पर आ गया है? हम बोलो ना, अथर्व उसकी ठोड़ी को अपनी उंगली से उठाकर बोलता है। रैना उसका हाथ हटाकर साइड हटते हुए कहती है, किस पर दिल आएगा मेरा? हाँ, अपने ही मन से पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। वो लड़का कौन था फिर तुम्हारे साथ कॉलेज में? जिसके साथ तुम हंस हंस कर बात कर रही थी, उसकी आंखों में भी देख रही थी। बोलो ना, अथर्व उस पर अपनी पकड़ कसते हुए बोलता है। दोस्त है वो हमारा, आज ही कॉलेज में आया है। किसी को नहीं जानता था इसलिए प्रोफेसर सर ने हमें हेल्प करने के लिए कहा था। पर तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या चला रहता है। उद्धरण चिन्ह। रैना गुस्से में अपना हाथ झटकते हुए बोलती है। वो वहां से मुड़कर अपने रूम की तरफ जाने लगती है जब अथर्व पीछे से उसे कसकर गले लगा लेता है। तुम तो गुस्सा हो गई जान, आई एम सॉरी, कहते हुए अथर्व उसके गीले कंधे पर अपने होंठ रख देता है। उसकी इस हरकत पर रैना उसे खुद से हटाते हुए उसकी दी हुई रिंग उतारते हुए बोलती है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, इस रिश्ते को यही खत्म कर देते हैं। उसकी बात सुनकर अथर्व गुस्से में उसे उठाकर सोफे पर बिठा देता है। वो इस अंगूठी को फिर से उसकी उंगली में पहना देता है।
वो रैना के ऊपर आते हुए उसे अपनी हंसकी आवाज में कहता है, आज के बाद ये अंगूठी खुद से कभी अलग मत करना रैना मेहरा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सजा तो तुम्हें मिलेगी, मुझसे दूर जाने की सोची भी कैसे तुमने। वह अपने होंठों से उसके होंठों को बंद कर देता है। उसके अचानक किए उस मूव से रैना की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो उसे हटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अथर्व उसके हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर देता है। वह उस छोटे से सोफे से उठाकर उसे उसके रूम में ले जाता है। इस बीच उसने उस किस को एक बार भी नहीं तोड़ा। बिस्तर पर लाते ही वो फिर से उसके होंठों को बेदर्दी से चबाने लग जाता है, जिसकी वजह से रैना के मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकल जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर अथर्व अपनी जीभ से उसकी जीभ को उलझा देता है। एक तरफ उसके हाथ रैना के शरीर पर दौड़ रहे थे जो उसे सिरहने पर मजबूर कर रहे थे। उसकी हरकतों की वजह से रैना को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई थी, जिसे देख अथर्व उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन में अपना मुंह डाल के अपने दांत गदा देता है, जिसकी वजह से एक बार फिर उसकी हल्की सी चीख निकल जाती है। वो घूरकर अथर्व की तरफ देखने लगती है, जिसे देख अथर्व उसे स्माइल देने लग जाता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि अथर्व का हाथ उसके पेट से होते हुए उसके उभार भर था। रैना उसके हाथ को कसकर पकड़ के अपनी गर्दन में हिलाने लग जाती है, जिसे देखकर अथर्व सिर्फ उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है। अथर्व रैना के फोरहेड को चूमकर उसे गुड नाइट विश करके खुद वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह एक टॉवल अपनी कमर पर लपेटे हुए वापस आता है, वहीं दूसरा टॉवल उसकी गर्दन में था। उसके सिक्स पैक एब्स से बहता हुआ पानी उसे और भी सेक्सी बना रहा था। वह अपने फोन से किसी को मैसेज करके अपने बालों को सुखाने लगता है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है, जिसे सुनकर अथर्व दरवाजा खोल देता है। वही दरवाजे पर खड़ा उसका बॉडीगार्ड उसके हाथ में एक पैकेट देता है। अथर्व उस पैकेट को लेकर रूम में आ जाता है। इसमें अथर्व के लिए एक नाइट सूट था। अथर्व सूट को देखकर उसका लोअर पहन लेता है तथा उसकी शर्ट को रैना के अलमीरा में रख देता है। अथर्व को शर्ट लेस सोने की आदत थी, तो वह सीधा रैना जाकर रैना के बगल में लेट जाता है। सोसोदिया मेंशन। अर्जुन अपने रूम में बैठा हुआ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस पर था, जब उसका फोन वाइब्रेट होने शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर जंगली बिल्ली लिखा हुआ था। अर्जुन उसका फोन काटकर दोबारा अपनी मीटिंग्स पर फोकस करने लगता है, लेकिन उसका फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। वह मीटिंग को एक्सक्यूज करके फोन उठा लेता है। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है, कितनी बार फोन कर चुकी हूँ मैं, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। वह लड़की गुस्से में उसे बोलती है, मेरी मीटिंग है, जल्दी बोलो क्या काम है तुम्हें। अर्जुन रुडली उस लड़की को बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें काम के वक्त याद करती हूँ। दूसरी तरफ से उस लड़की की प्यार भरी आवाज आती है, क्योंकि मुझे पता है महक, बिना मतलब कि तुम मुझे फोन करने से रही, अब जल्दी बोलो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। अर्जुन सरकास्टिक होकर बोलता है, एक्चुअली वो भाई के बेस्टी, क्या हम कल मिल सकते हैं? मैं तुम्हारा वेट करूंगी मेरे कॉलेज के सामने जो कैफे है वहां पर। ठीक है, बाय, गुड नाइट भाई के बेस्टी। महक जल्दी जल्दी बोलकर उसका फोन काट देती है। इस पागल लड़की को क्या हुआ अब? दोनों भाई बहन मेरी जिंदगी में राहु केतु बनकर नाच रहे हैं। अर्जुन मुंह बनाते हुए खुद से बोलता है। सिया और विराज के कमरे में डिनर करने के बाद विराज और सिया दोनों रूम में आ जाते हैं। फिर दोनों फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विराज सिया को बालकनी में घेर कर खड़ा हुआ था। वहीं सिया वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। मिसेज सिसोदिया, बेकार कोशिश करना छोड़ दो, आप मेरी इन बाहों के घेरे से बाहर नहीं निकल सकती हैं। विराज उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोलता है। विराज जी छोड़िए ना, हम बस मजाक कर रहे थे, छोड़िए भी, आपको फिर से चोट लग जाएगी। सिया उसकी पकड़ से बाहर निकलते हुए कहती हैं, अच्छा तुम्हें मेरी चोट का ख्याल है, पर तुमने जो मेरी मेलेगो पर सवाल उठाया है उसका क्या? विराज सिया को उठाते हुए बेड पर लिटाता है। वह धीरे धीरे सिया के ऊपर झुकते हुए रोमांटिक वे में कहता है, हाँ तो बीवी क्या कह रही थी तुम, तुम्हारा नया दोस्त मुझसे ज्यादा हैंडसम है। हम कहते हुए विराज अपनी नाक से उसकी गर्दन को सहलाने लग जाता है। हम मजाक कर रहे थे, वो सिर्फ हमारा दोस्त है, सिया हकलाते हुए बोलती है। वही विराज की सांसें उसकी गर्दन पर पड़ने की वजह उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अच्छा, तुम उससे आज ही मिली ना, फिर उसकी इतनी तारीफ वो भी अपने पति के ही सामने क्यों कर रही थी? उद्धरण चिन्ह।
सिया की सांसें उसकी नजदीकी की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी, जिसकी वजह से उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। बीवी, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से किसी और मर्द के नाम नहीं सुनना चाहता हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड बीवी? उद्धरण चिन्ह। विराज सिया की गर्दन पर किस करते हुए बोलता है। उसके हाथ उसके कमर से नीचे होते जा रहे थे। सिया हाँ में अपना सिर हिला देती है, जिस पर विराज उसको कमर के नीचे स्क्वीज करते हुए बोलता है, बीवी गर्दन हिलाकर नहीं मुंह से बोलो। डिड यू अंडरस्टैंड बीवी? यस हबी, सिया गहरी सांस लेते हुए बोलती है, जिसे सुनकर विराज के मुंह पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे सिया के शरीर से उसका टॉप अलग कर देता है। उसके हाथ सिया के शरीर पर यहाँ वहां दौड़ रहे थे, जिससे सिया और ज्यादा मदहोश हो रही थी। बीवी, आजकल तुम बहुत ज्यादा बिगड़ गई हो, तो इस बैड गर्ल को पनिशमेंट तो देना ही पड़ेगा ना। विराज सिया के गले पर अपने होंठों से उसके गले पर काटते हुए बोलता है। आई एम नॉट अ बैड गर्ल, सिया मदहोश आवाज में बोलती है। यस, यू आर अ बैड गर्ल, विराज सिया के क्लीवेज पर किस करते हुए बोलता है। यू आर माई बैड गर्ल, सिया, ओनली माइन। इससे पहले वो आगे बढ़ते सिया का फोन रिंग करने लगता है। विराज उस पर दीदी का नाम पढ़ के उसका मुंह बन जाता है। वह सिया की तरफ फोन घुमा देता है। जब सिया की नजर उस पर पड़ती है तो वो फोन साइलेंट मोड पर डालकर विराज की गर्दन में अपना हाथ डाल देती है। उसके इस कदम से विराज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती है, क्योंकि इस बार विराज का फोन रिंग होना शुरू हो जाता है। अमन का कॉल देखकर विराज की आईब्रोज सिकुड़ जाती है। पहली बार तो विराज उसके फोन को इग्नोर कर देता है, लेकिन दोबारा रिंग होने पर सिया उसे फोन उठाने को कहती है। जैसे ही विराज फोन उठाता है, सामने से अमन की सीरियस आवाज आती है। सर, जर्मनी बाली डील फाइनल हो गई है, लेकिन वो लोग आपसे आज ही जाने से पहले मीटिंग करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। मीटिंग इस टाइम, विराज अपने बालों में फ्रस्ट्रेट होकर हाथ घुमाता है। यश सर, मैंने आपकी मीटिंग वर्चुअल मोड पर रखवाई है। मैंने डिटेल्स आपको मेल कर दी है। 20 मिनट बाद आपकी मीटिंग है। दूसरी तरफ से अमन की सीरियस आवाज आती है। ठीक है, कहकर वह फोन काट देता है। तभी उसकी नजर सिया पर पड़ती है, जिसने ब्लैंकेट से खुद को कवर किया हुआ था। उसकी पलकें झुकी हुई थी। विराज झुककर उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, हम बाद में ये सब कंटिन्यू करेंगे। तुम खुद को मेरे लिए प्रिपेयर रखना, मेरी बैड गर्ल, कहकर वो उसकी नोच पर किस कर लेता है। सुबह का समय, सिसोदिया मेंशन। सिया और विराज फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए हॉल में आ रहे होते हैं। अभी वो सीढ़ियां ही उतर रहे थे जब उन्हें अर्जुन की आवाज हॉल में आती है। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें इससे मतलब? मेरा जब मन होगा तब मैं यहाँ आऊंगी। क्यों, यहाँ भंडारा लगा हुआ है जो यहाँ पर आओगी? तो तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हारा घर बार नहीं है, जो मुंह उठाकर यहाँ पर रहने चले आते हो? ये मेरे दोस्त का घर है, और मेरी बहन का भी। तो मैं भी यहाँ रह सकता हूँ, और इसी तरह यहाँ मेरी बहन भी रहती है। ओह, तभी तुम ऐसे घटिया कपड़े पहन कर आए हो यहाँ। तुम्हें पता था ये तुम्हारी बहन का घर है तो कम से कम कपड़े ढंग के पहन लेती, अर्जुन मुंह बनाते हुए बोलता है। क्यों, तुम्हें मेरे कपड़ों से क्या प्रॉब्लम है? और इतनी तुम्हारी औकात नहीं है जितने के ये कपड़े हैं, जब देखो यहाँ पड़े रहते हो। कामिनी भी अर्जुन को जवाब देते हुए बोलती है। मेरी औकात की तो तुम बात ही मत करो। इससे पहले अर्जुन अपनी बात पूरी करता सिया की आवाज हॉल में गूंज जाती है। क्या कर रहे हो आप दोनों सुबह सुबह? और दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? और ये बैग यहाँ? सिया उसके बैग को देखते हुए बोलती है। वो क्या है ना सीयू, अब तुम तो घर आती नहीं हो, तो मोम और डैड को भी तुम्हारी चिंता हो जाती है, इसलिए डैड के कहने पर मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई हूँ। कामिनी प्यार से सिया को कहती है। पर दीदी, ऐसे अचानक ऐसे यहाँ आना? हाँ, वो एक्चुअली डैड चाहते हैं कि अब तुम्हें कंपनी को भी संभालना है, तो मैं उसमें तेरी मदद कर दूंगी। तेरे साथ ही कॉलेज से ऑफिस भी जा आया करूंगी। और कुछ दिनों बाद अंकल आंटी की बरसी भी आने वाली है, तो इस बार हम इसी मेंशन में ही पूजा भी करवा लेंगे। कामिनी उदास होने का नाटक करते हुए बोलती है। सिया कुछ सोचकर विराज की तरफ देखती है, जिस पर विराज उससे कहता है, तुम इस घर की मालकिन हो, तो जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। मैं हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। वही सिया और विराज को एक साथ प्यार से देखते हुए कामिनी की मुट्ठियां कस जाती है। वह नफरत भरी नजरों से सिया को देखते हुए खुद से कहती है, जितना प्यार दिखाना है दिखा लो,
एक बार प्रॉपर्टी मेरी हुई तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा पति भी मेरा हो जाएगा। तब तक जितना खुश होना है हो लो, फिर तो तुम दोनों। उद्धरण चिन्ह। सोचते सोचते कामिनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वहीं उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर अर्जुन उसके कान के पास जाकर कहता है, अब क्या गंदे इरादे हैं तुम्हारे? तुम्हें इससे क्या और मेरे इरादे कैसे हैं तुम्हें क्या? कामिनी उसको घृणा से देखते हुए कहती है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कितनी घटिया लड़की हो। ए डर्टी माइंडेड ब्लडी बीटीएच, जिसे अपनी ही बहन का घर उजाड़ना है। अर्जुन भी नफरत भरी नजरों से उसे कहता है, माइंड योर टंग, अदरवाइज आई विल किल यू एंड नोबडी विल एबल टू फाइंड योर सिंगल पीस। कामिनी उसे धमकी देते हुए धीरे से कहती है, यू। अर्जुन उसे कुछ कहता उससे पहले ही उन दोनों के कानों में सिया की आवाज पड़ती है, आप दोनों क्या बातें कर रहे हो तब से? चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और दीदी आपका सामान मैं गेस्ट रूम में रखवा दूंगी, सिया उन दोनों से कहती है। वह कामिनी और अर्जुन के बिहेवियर को देख रही थी जो ऐसे लग रहे थे मानो दो दुश्मन कितने वक्त से एक दूसरे के खून के प्यासे हो। ब्रेकफास्ट करके सिया विराज के गाल पर किस करके कामिनी के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। उनके जाने के बाद अर्जुन विराज से पूछता है, क्या जरूरत थी उस लड़की को यहाँ रखने की? क्या तुम्हें नहीं पता उसके इरादे क्या है? नागिन है वो, पूरी नागिन। उद्धरण चिन्ह। वो नागिन है तो तू स्पेरा क्यों बन रहा है? और उसे यहाँ रखने का फैसला सिया का था, मेरा नहीं। विराज बोरिंग एक्सप्रेशन से उसे बताता है, तो भाभी उनकी सच्चाई नहीं जानती है ना? उद्धरण चिन्ह। किसने कहा उसे कुछ पता नहीं है? वो सब कुछ जानती है और अब अपना सब कुछ खुद संभालना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। फिर भाभी उन्हें इतने अच्छे से ट्रीट क्यों कर रही है? अर्जुन कंफ्यूज होकर पूछता है। क्योंकि वो अपना बदला खुद लेना चाहती है, इसलिए मैं सिर्फ उसे पीछे से सपोर्ट कर सकता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब खुद को बचा कर रखना, ऐसा न हो वो तुम्हारी सालिशाहिबा तुम्हारी इज्जत ही लूट ले। अर्जुन उसका मजाक उड़ाते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। अर्जुन और महक। दोपहर का समय था जब अर्जुन महक से मिलने कैफे में आया था। अच्छा, बोलो अब क्या काम था तुम्हें, जो तुम फोन पर नहीं बता सकती थी? अर्जुन अपने ब्लेजर को उतारते हुए बोलता है। वो एक्चुअली क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? महक अपनी आंखें झपकाते हुए बोलती है। उसको इस तरह आंखें झपकाने की वजह से अर्जुन उसे कहता है, पहले तो तुम ये पलके झपकाना बंद करो, और तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया है? वो एक्यूटली। महक अर्जुन को शॉर्ट में सब बता देती है। तो तुम चाहती हो मैं नाटक करूं? अर्जुन उसे घूरता हुआ कहता है। हम। महक सर झुकाकर कहती है। इस टाइम वह किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें सोच के कल तक बता दूंगा, कहकर अर्जुन महक के लिए उसका पसंदीदा खाना ऑर्डर कर देता है। सिंह हाउस में अभिमन्यु के हाथ में कुछ फोटोग्राफ थे जिन्हें वो बड़े प्यार से देख रहा था। ये फोटोग्राफ्स कॉलेज में लिए थे जिसमें वो सिया से हैंडशेक कर रहा था। सिया का उसे देखकर स्माइल करना, उसका सिया के साथ एक डेस्क पर बैठना, साथ लंच करना। सिया की कुछ अकेली को तस्वीरें भी वहां थी, जहां वह मुस्कुरा रही थी। अभिमन्यु उन तस्वीरों को प्यार से निहार रहा था। बस कुछ वक्त और फिर सिसोदिया इंडस्ट्री को बर्बाद करके मैं हमेशा के लिए तुम्हें इस जगह, इस देश से दूर ले जाऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है लिटिल गर्ल। बस मुझे कुछ भी करके उस विराज और तुम्हारे बीच गलतफहमियां डालनी है, और इस काम में मदद करेगी तुम्हारी प्यारी बहना। मैंने अपनी चाल तो चल दी है, बस अब जैसे जैसे मैं शतरंज की बाजी को जीतकर उस विराज सिसोदिया और उसके परिवार को बर्बाद करता हूँ। अभिमन्यु के शब्द नफरत से भरे पड़े थे। वह उन फोटोज को देखने लग जाता है। थोड़ी देर बाद स्टडी रूम का दरवाजा नॉक होता है और राज अंदर आ जाता है। सर, राहुल को सब काम समझा दिया है, सब प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। विराज के अगले प्रोजेक्ट का पत्ता लगाओ। सुबह का समय। सिया के कॉलेज। सिया कामिनी के साथ ही कॉलेज आ जाती है। उसकी क्लास स्टार्ट होने में अभी कुछ समय था, इसलिए वह बाहर ग्राउंड में खड़े होकर ही रैना का वेट कर रही थी, जबकि कामिनी अपने डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से कोई सिया की आंखें बंद कर देता है। सिया उसके हाथों को पकड़ लेती है। वह अपने हाथों से ही उसके हाथों को छूकर पहचानने की कोशिश करने लगती है। तभी जाती हुई कामिनी की नजर उस पर पड़ती है, जो हैरानी से उसे देख रही थी। वह जल्दी जल्दी उन दोनों के फोटोज क्लिक करने लगती है। अभिमन्यु, हाथ हटाओ, मैं जानती हूँ ये तुम ही हो। सिया उसके हाथों को छूते हुए ही बोलती है। अभिमन्यु सिया के आंखों पर से हाथ हटाते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता मैं ही हूँ? कोई और भी तो हो सकता है।
तुम्हारे राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर में जो रिंग है उसकी वजह से। यू आर वेरी स्मार्ट बेबे, अभिमन्यु हंसते हुए बोलता है। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे जब वहां अचानक से दिव्यम आ जाता है। उस समय अभिमन्यु का एक बाजू सिया के कंधे पर था और वो दोनों किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। सिया की शादी तो विराज से हुए है, तो फिर ये कौन है जो इसके इतने करीब खड़ा है? मुझे पूरे कॉलेज के सामने रिजेक्ट कर दिया था और आज देखो कैसे हंस रही है। वह खुद में ही कुर्ते हुए बोलता है। हाय सिया, तुम कैसी हो और ये लड़का कौन है? दिव्यम सिया से पूछता है। मैं ठीक हूँ, और ये अभिमन्यु है, कल ही हमारे कॉलेज में आया है। और अभिमन्यु ये दिव्यम है, मेरी चचेरी बहन कामिनी का दोस्त और क्लासमेट दोनों ही, सिया उसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए बोलती है। दिव्यम को देखते ही अभिमन्यु की आंखें छोटी हो जाती है। उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये लड़का उसकी सिया के पीछे पड़ा हुआ था। हेलो अभिमन्यु सिंह, सिया का सेकंड बेस्ट फ्रेंड। वह जानबूझकर खुद को सिया का बेस्ट फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसे ही दिव्यम हैंड शेक करने के लिए उसका हाथ पकड़ता है, अभिमन्यु थोड़ा जोर लगाकर उसके हाथ को पकड़ता है। अपने हाथ पर उसकी टाइट पकड़ की वजह से दिव्यम को दर्द होने लगता है, लेकिन अभिमन्यु ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अपना हाथ छुड़वाने के लिए दिव्यम उससे कहता है, अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो। ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभिमन्यु इनोसेंट बनकर कहता है। इट्स ओक, ठीक है सिया, मैं चलता हूँ। तुम्हारी भी क्लास एज का टाइम हो गया है, तो तुम भी बाहर मत खड़ी रहो। कह के दिव्यम एक नजर अभिमन्यु को देखकर वहां से चला जाता है। वहीं कॉलेज के गेट के पास एक ब्लैक रेंज रोवर में खड़ी हुई थी। अथर्व रैना के फोरहेड पर किस करके कहता है, अपना ध्यान रखना और उस लड़के से दूरी बनाकर रखना। तुम अभी भी उसी बात पर अटके हो, वो बस हमारा दोस्त है। व्हाटएवर, तुम सिर्फ मेरी हो, और वो जोंक जैसा लड़का मुझे पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अच्छा ठीक है, अब मैं जाऊं, रैना प्यार से अथर्व से कहती है। उसकी बात सुनकर अथर्व दूसरी साइड जाकर उसके लिए कार का दरवाजा खोलता है और रैना उसे बाय कहकर सिया की तरफ चल पड़ती है। दोपहर का समय, सिया और उसके दोस्त क्लासेज लगाकर रूम से बाहर निकलते हैं। लंच के बाद उनकी कोई क्लासेज नहीं थी, इसलिए वो सब लंच करने के लिए बाहर आ जाते हैं। उसी समय अभिमन्यु का फोन रिंग होता है। वो फोन उठाकर थोड़ी देर किसी से बात करता है। सामने वाले की बात सुनकर उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। वह कुछ बोलकर फोन काट देता है। गाइस, मुझे अर्जेंट काम से घर जाना होगा, कुछ इमरजेंसी है। वह सिया और रैना को बताकर जल्दी से अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। इसे अचानक क्या हुआ? सिया कंफ्यूज होकर रैना की तरफ देखती है। इसका तो पता नहीं, पर मेरे वाले का बीपी इसे देखकर जरूर हाई हो जाता है। रैना हंसते हुए कहती है, मेरे वाले भी जलन की दुकान है, अब चलो कुछ खा लेते हैं। कहकर वह अंदर जाने वाली होती थी जब सिया की नजर कैफे से बाहर निकल रहे अर्जुन पर जाती है। थोड़ी देर पहले अर्जुन और महक अपना लंच साथ ही करते हैं। महक का बिजनेस स्टडी में मास्टर डिग्री का लास्ट ईयर था। अपनी इंटर्नशिप के बाद वह कॉलेज आई थी। खाना खाने के बाद महक अपनी बची हुई क्लासेज के लिए वापस चली जाती है। उसके पीछे थोड़ी देर बाद अर्जुन भी कैफे से बाहर निकलने वाला होता है जब सिया उसको आवाज देती है। अर्जुन भाई। खुद का नाम सुनते ही अर्जुन इधर उधर देखने लगता है। उसकी नजर सिया पर पड़ती है जो हाथ हिलाकर उसे इशारा करती है, जिसे देखकर वह उनकी तरफ बढ़ने लगता है। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? सिया उत्सुकता से उससे पूछती है। वो एक्चुअली मैं एक मीटिंग के लिए यहाँ आया था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? वो हमारी क्लास नहीं है, आज तो हम लंच के लिए बाहर आए थे। आप कंपनी जा रहे हो क्या? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं अब कंपनी जाने वाला हूँ। तुम दोनों लंच कर लो, और लंच के बाद मैं तुम्हें अपने साथ कंपनी ले चलता हूँ। घर जाकर भी तुम अकेले बोर ही हो जाओगी। ठीक है भाई, तो आप हमारा वेट कर लोगे? वैसे भी कामिनी दीदी की क्लास लेट खत्म होंगी, तो मैं आज उनके साथ ऑफिस भी नहीं जा पाऊंगी। थोड़ी देर बाद सिया और अर्जुन कार में बैठे हुए थे। उन लोगों ने रैना को ड्रॉप कर दिया था। कुछ देर चुप बैठने के बाद अर्जुन सिया से पूछता है, सिया क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? किस मामले में भाई? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, वो एक लड़की को बहुत पसंद करता है, लेकिन कभी उसे बता नहीं पाया है। अब उस लड़की को उस लड़के की मदद चाहिए किसी काम में, तो क्या उसे मदद करनी चाहिए? मैं कुछ समझी नहीं भाई, कैसी मदद चाहिए? अर्जुन सिया को पूरी बात बताता है और पूछता है, अब तुम बताओ कि मेरे दोस्त को कैसे अपने दिल की बात उस लड़की को बतानी चाहिए। उसकी बात सुनकर सिया मुस्कुरा देती है
वो अपने पिछले जन्म की वजह से जानती थी कि ये बात अर्जुन के दोस्त की नहीं बल्कि खुद अर्जुन की थी। वह हंसते हुए बोलती है, भाई टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। When your बहना is here then why any fear? आज से मैं आपके दोस्त की लव गुरु। अर्जुन कंफ्यूज होकर पूछता है, मतलब? सिंपल भाई, कहकर सिया अभिमन्यु को कुछ बताती है, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। सिया अर्जुन के साथ कंपनी में आ जाती है। आज सिया इस जन्म में दूसरी बार यहाँ आ रही थी। फर्स्ट टाइम वो विराज के साथ आई थी। गाड़ी से बाहर निकलते ही उसकी नज़र सामने खड़ी 20 मंजिला इमारत पर पड़ती है, जिसे देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। अर्जुन के साथ आने की वजह से उसे कोई भी रोकता नहीं है। अर्जुन राइट साइड में बनी प्रेसिडेंट की लिफ्ट की तरफ जाता है, जिसे विराज, अर्जुन, अथर्व और अमन ही यूज कर सकते थे। ऑफिस में ये एक कौतूहल का मुद्दा था। सब सोच रहे थे कि वो अर्जुन की दोस्त है। अर्जुन अमन को फोन करके सिया के आने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर अमन उसे बताता है कि विराज अभी मीटिंग में है, उसे 1 आवर लग सकता है। जिसे सुनकर वह सिया को अपने केबिन की तरफ ले जाता है। 1 घंटे बाद विराज अपनी मीटिंग से फ्री हो जाता है। जब वह अपने केबिन की तरफ आने लगता है तो अमन उसे बताता है कि सिया आज ऑफिस आई है और वह अर्जुन के केबिन में है। उसकी बात सुनकर विराज अर्जुन के ऑफिस की तरफ मुड़ जाता है। वह सीधे जाकर दरवाजा खोलता है। सामने सिया अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वहीं अर्जुन अपनी चेयर पर बैठे हुए अपनी ऑफिस फाइल्स में खोया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह सिया से पूछता है। सिया, जो अपने काम में मगन थी, ऐसे अचानक सवाल पूछने से हड़बड़ा जाती है। आप कब आए? बस अभी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे केबिन में भी बैठ सकती थी। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अर्जुन तुनक कर बोलता है, क्यों? मेरी बहन मेरे केबिन में क्यों नहीं रह सकती है? विराज उसे पूरी तरह से इग्नोर करके सिया का लैपटॉप बंद कर देता है। वह उसका लैपटॉप एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ में उसके हाथ को थामकर अपने केबिन की तरफ चल पड़ता है, जिसे देख अर्जुन का मुंह बन जाता है। जलनखोर। विराज उसे लेकर अपने केबिन में आ जाता है। इससे पहले सिया कुछ बोलती विराज दरवाजा लॉक करके सिया को पकड़कर सोफे पर बिठा देता है। बीवी, तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें अपने भाई से ज्यादा अपने पति की तरफ ध्यान देना चाहिए? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना? विराज शिकायती लहजे में सिया से बोलता है। वो आप तो काम कर रहे थे। क्यूटी ने कहा कि आपको अभी 1 घंटा लग सकता है काम में, तो इसलिए। शशश, मैं चाहता हूँ अगली बार मेरी बीवी मेरे ऑफिस में आए तो वो अपने पति के केबिन में बैठे, न कि किसी और के। डू यू अंडरस्टैंड इट? विराज हंस की आवाज में उससे बोलता है। उसकी बात सुनकर सिया बस हाँ में सर हिला देती है। सिया एक छोटे बच्चे की तरह वहां बैठी हुई थी, जिसे देखकर विराज धीरे से उसके होंठों को चूम लेता है। तुम लंच करोगी? मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर दूं क्या? नहीं, मैं लंच करके आई हूँ। सिया स्माइल करते हुए उससे कहती है। तो वो उसे उठाकर अपनी हेड चेयर पर बिठा देता है, जिसे देख सिया उससे कहती है, ये आप क्या कर रहे हो? मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तब तक तुम यहाँ बैठो। लेकिन ये आपकी जगह है, मैं कैसे यहाँ बैठ सकती हूँ? उसकी बात सुनकर विराज इससे पूछता है, तुम कौन हो? उसकी बात सुनकर सिया कंफ्यूज हो जाती है, क्या मतलब है आपका? मैं पूछ रहा हूँ तुम मेरी क्या हो? आपकी बीवी। तो ये बात कभी मत भूलना। तुम मिसेज विराज सिसोदिया हो। मैं तुम्हारा हूँ और ये जगह भी तुम्हारी है। तो अगली बार ये सवाल मत करना। तभी अमन उसके केबिन डोर को नोक करता है। अच्छा, अब मेरी मीटिंग है, तुम यहाँ रेस्ट करना। और अगर सोना होगा तो अंदर रूम में सो जाना। विराज उसके फोरहेड पर किस करके वहां से चला जाता है। अभिमन्यु के घर में अभिमन्यु एक रूम के सामने खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर बेचैनी झलक रही थी। वह एकटक उस कमरे को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उस कमरे का दरवाजा खुलता है और 2 डॉक्टर बाहर निकलते हैं। डॉक्टर, हाउ इज शी? व्हाट हैपेंड टू हर? काम डाउन मिस्टर अभिमन्यु। हर कंडीशन इज स्टेबल नाउ एंड इट इज ऑल्सो साइन ऑफ हर स्पीडी रिकवरी। आपके कहने का मतलब है कि? उद्धरण चिन्ह। जी हाँ मिस्टर सिंह, हो सकता है वो जल्द ही कोमा से बाहर निकल जाए। उद्धरण चिन्ह। आपके ख्याल से कितना टाइम लगेगा उन्हें कोमा से निकलने में? देखिए, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। आप उनसे बातें करते रहिए। उनका माइंड एक्टिव है, वो आपको सुन सकती है। उन्हें एक उम्मीद दीजिए तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। वह डॉक्टर अभिमन्यु से कहता है। अभिमन्यु उन्हें थैंक यू कहता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अभिमन्यु भी उन दोनों के जाने के बाद उस रूम में चला जाता है, जहां वो औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी।
उसके सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लगी हुई थी। हाथ में कैनुला लगा था जिससे दवाएं उसके शरीर में जा रही थी। आज 12 साल बाद उनके शरीर ने कोई हरकत की थी। अभिमन्यु उनके इस रिएक्शन से बहुत खुश था। वह उस औरत से बात करने लग जाता है। आप जानती हो आंटी, मैंने उसे ढूंढ लिया है। वो बहुत प्यारी है। उसकी मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है मानो सुनसान पड़े बगीचे में बाहर आ गई हो। कहते हुए उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है। आप चिंता मत करो, बस आप ठीक हो जाओ। मैं उसे भी उन घटिया लोगों से बचा कर रखूंगा और आपको इस हालत में पहुंचाने वाले लोगों को उनके किए की सजा देके रहूंगा। मैं उस राजवीर सिसोदिया और उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगा। क्या गलती थी आपकी जो उन लोगों ने ऐसा किया आपके साथ? हर सबूत, हर इन्वेस्टिगेशन उनकी तरफ इशारा कर रही है। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हम इस जगह से दूर चले जाएंगे। यहाँ की बुरी यादों से दूर वहां पर अपना आशियाना बनाएंगे। कहते हुए अभिमन्यु की आंखें नम हो जाती है। एक हफ्ते बाद सिया हॉल में बैठे हुए अर्जुन को कुछ समझा रही थी और अर्जुन भी एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उसकी बात सुन रहा था। वह दोनों ऐसे बात कर रहे थे मानो कोई टीचर चुपके से अपने स्टूडेंट्स को चीटिंग करवा रहा हो। उन दोनों को ऐसे देखकर विराज जो तैयार होकर सीढ़ियों से उतर रहा था, अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। अब क्या नई बेवकूफी करने वाले हो तुम दोनों? वह दोनों को घूरते हुए बोलता है। खुद को बेवकूफ सुनकर अर्जुन और सिया दोनों का ही मुंह बन जाता है। हम बेवकूफ नहीं हैं, नहीं हम कुछ करने वाले हैं। सिया मुंह फुलाकर कहती है। तो क्या खिचड़ी पक रही है तुम दोनों की? कुछ भी तो नहीं, पर आप कहाँ जा रहे हो इतना बन ठान कर? विराज कुछ बोलता उससे पहले ही हॉल में हील्स की आवाज गूंजती है और सब उस तरफ देखने लग जाते हैं। कामिनी सिल्वर हाई हील्स, रेड में थाई ड्रेस, हाथों में सिल्वर क्लच, ब्लैक स्मोकी आइज, हेवी मेकअप के साथ हॉल में आती है। उसे इतना तैयार हुआ देखते हुए सिया उससे पूछती है, दिया आप कहीं जा रही हो क्या? कामिनी एक नजर विराज को देखते हुए सिया से कहती है, हाँ वो मुझे एक बिजनेस पार्टी में जाना है। कंपनी की तरफ से किसी न किसी को ये मीटिंग अटेंड करने थी। उसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो डैड ने मुझे ये मीटिंग अटेंड करने कहा है। उसकी बात सुनकर सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि पिछले जन्म में कामिनी इसी तरह की पार्टी में गई थी। फर्क इतना है कि पिछले जन्म में वह नायर हाउस में ही रहती थी, जिसकी वजह से सिया को उसके पार्टी में जाने के बारे में पता नहीं था। लेकिन इस जन्म में कामिनी यहाँ पर आ गई थी। और भी बहुत सारी चीजें थी जो पिछले जन्म में तो इस समय तक हो चुकी थी, पर इस जन्म में अभी तक नहीं हुई थी। पिछले जन्म में भी उस पार्टी में भी कामिनी एक मॉडल को पैसे देकर विराज के साथ उसकी कुछ घटिया तस्वीरें खिंचवाकर वायरल कर देती है, जिसकी वजह से विराज की इमेज पर असर पड़ता है। मीडिया उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रही थी, जिसकी वजह से बिजनेस पर भी असर पड़ रहा था। उस पार्टी में किसी ने विराज को एक ऐसा ड्रग्स दे दिया था जिसकी वजह से उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है, और इसी बात का फायदा कामिनी ने उठाया था। सिया अपने पिछले जन्म की वजह से ये तो जानती थी कि उस रात विराज को वो ड्रग्स कामिनी और राहुल ने नहीं दिया था। इसका मतलब ये था कि कोई और भी है जो विराज को नुकसान पहुंचाना चाहता था। ये सब याद करके सिया विराज से पूछती है, आप भी कहीं जा रहे हो ना? हाँ, मुझे एक बिजनेस पार्टी में जाना है। मेरे एक दोस्त ने होस्ट की है, मैं बस उससे जल्दी मिलकर करके जल्दी घर आ जाऊंगा। विराज प्यार से सिया के गाल को सहलाते हुए कहता है। विराज, कहीं तुम भी मिस्टर बजाज के फार्म हाउस तो नहीं जा रहे हो? विराज एक्सप्रेशन लेस होकर अपना सर हिला देता है, जिस पर कामिनी खुश होकर कहती है, मैं भी वहीं जा रही हूँ। क्यों ना आप मुझे लिफ्ट दे दो? अब हम एक ही घर में रहते हैं तो मैं आपके साथ ही वापस आ जाऊंगी। कामिनी की बात सुनकर विराज कुछ बोलता उससे पहले ही अर्जुन बीच में बोल पड़ता है, अगर तुम अनुभव बजाज के फार्म हाउस पर जा ही रहे हो तो भाभी को भी ले जाओ, वो यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। कामिनी, क्यों सिया के साथ तुम हो ना, वो क्यों बोर होगी? अर्जुन कामिनी को एक फेक स्माइल देते हुए बोलता है, तुम्हें सिया के साथ जाने से क्या प्रॉब्लम है? वो पति पत्नी है तो वो साथ में जा सकते हैं, है ना सिया? विराज, अर्जुन सही कह रहा है, तुम मेरे साथ चलो। सिया टेंशन से, पर मैं इतनी जल्दी रेडी कैसे? उसकी टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारा वार्डरोब अपडेट करवा दिया है। तुम्हें जो पसंद आए वो पहन लेना, स्पेशली कुछ इंडियन पहनना, क्योंकि ये अनुभव के पापा की बर्थडे पार्टी है। लास्ट वाली लाइन वह सिया के कान के पास जाकर कहता है। सिया, पर आपको लेट हो जाएगा ना? विराज, कोई बात नहीं, जब तक पार्टी शुरू होगी हम वहां पहुंच जाएंगे। फिर कामिनी की तरफ मुखातिब होकर बिना किसी इंटरेस्ट बोलता है,
और मिस नायर, अगर आप अपनी गाड़ी नहीं लाए हैं तो मेरे ड्राइवर के साथ जा सकती हैं। सी। तकरीबन 1 घंटे बाद सिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने विराज के टैक्सिडो से मिलाते हुए ग्रे कलर की साड़ी पहनी थी। उसका ब्लाउज लाइट पिंक कलर का स्लीवलेस ब्लाउज था। बैक साइड में ये ब्लाउज 3 डोरियों के सहारे टिका हुआ था। एक साइड को खुले बाल, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हल्का मेकअप, हाथ में एक डायमंड ब्रेसलेट, एक ब्लैक ग्रे मिक्स क्लच जिसमें डायमंड जड़ा हुआ था। जैसे ही वो तैयार होकर हॉल में आती है तो विराज और अर्जुन दोनों की नजरें उस पर जम जाती है। उन दोनों को कुछ बोलते ना देखकर सिया डाउटफुल होकर पूछती है, क्या मैं ठीक नहीं लग रही हूँ? परफेक्ट ब्यूटीफुल लग रही हो, विराज और अर्जुन के मुंह से एक साथ निकलता है, जिसे सुनकर सिया के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। चले, विराज उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है। तकरीबन 1 घंटा ड्राइव करने के बाद सिया और विराज अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। यह एक लग्जरियस फार्म हाउस था। फार्म हाउस के गार्डन में ही ये पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी। कई वीआईपी लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे। गेट पर मीडिया हाउस के लोग खड़े हुए थे। वो हर वीआईपी शख्स के फोटोज ले रहे थे। सिया पहली बार किसी पार्टी में जा रही थी, इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी, इसलिए वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। ऐस बड़ी ई में भी उसे ठंडे पसीने आने शुरू हो गए थे। उसे देखकर विराज प्यार से उसके हाथ पर रखकर बोलता है, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसके इस प्यार भरे आश्वासन को सुनकर सिया उसे स्माइल दे देती है। आज अगर विराज का प्यार ना होता तो शायद सिया भी इस पार्टी में कभी नहीं आती। वो न केवल विराज को कामिनी के गंदे इरादों से बचाना चाहती थी, बल्कि उस इंसान का भी पत्ता लगाना चाहती थी जो विराज को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैं हूं ना, एक ऐसा वाक्य जिसने सिया के बेचैन मन को उसी समय शांत कर दिया। विराज एक टिश्यू पेपर से सिया का चेहरा हल्के हाथों से साफ करता है तो सिया उसका हाथ पकड़कर पूछती है, बाहर मीडिया वाले खड़े हैं, आप सबसे क्या कहोगे, मैं कौन हूँ? सिया का सवाल सुनकर विराज एक स्माइल कर देता है, मैं वही कहूंगा जो सच है। अब अगर तुम्हारे सवाल हो गए तो चलें, सब वेट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर सिया हाँ में सर हिला देती है। बॉडीगार्ड विराज की साइड का दरवाजा खोलता है। विराज बाहर निकलकर अपने ब्लेजर का बटन खोलते हुए दूसरी साइड जाता है। वह सिया की साइड का दरवाजा खोलकर अपना हाथ आगे कर देता है। मीडिया हाउस जो गेट के बाहर खड़े थे, विराज को किसी के लिए दरवाजा खोलते देख हैरान रह जाते हैं। वो अपने कैमरा का फोकस गाड़ी से निकलने वाले इंसान पर कर देते हैं। कैमरा की फ्लैश लाइट की वजह से सिया नर्वस होने लगती है। तभी उसकी नजर विराज के चेहरे पर जाती है, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर सिया ऑटोमेटिकली अपना हाथ उसके हाथ पर रख देती है। विराज उसे इस तरीके से पकड़ता है कि किसी को भी सिया का फेस नजर नहीं आ रहा था। वो लोग जल्दी जल्दी उनकी पीठ की ही फोटो लेने लगते हैं। वो दोनों सब रिपोर्टर्स को इग्नोर कर अंदर जाने लगते हैं तो पीछे से एक रिपोर्टर विराज उससे पूछता है, मिस्टर सिसोदिया, आपके साथ यह ब्यूटी कौन है? यस मिस्टर सिसोदिया, आपकी पार्टनर के बारे में कुछ बताइए। वहीं एक रिपोर्टर लाइव शो कर रहा था। आज की सनसनी, बिजनेस वर्ल्ड के जाने माने नाम मिस्टर विराज सिसोदिया पहली बार किसी लड़की के साथ नजर आए हैं। कौन है ये लड़की, क्या रिश्ता है इसका फेमस बिजनेसमैन विराज सिसोदिया के साथ? जानने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ। उस रिपोर्टर की बात सुनकर विराज उन लोगों की तरफ देखकर मुरझाता है। सर, क्या आप बताएंगे आपकी पार्टनर कौन है? आपका और उसका रिश्ता क्या है? उनकी बात सुनकर विराज सिया का हाथ पकड़कर उसे कमर से पकड़ लेता है। वह सिया के चेहरे को देखते हुए प्राउडली कहता है, शी इज माई लाइफ लाइन। डियर मीडिया फ्रेंड, मीट माई वाइफ सिया। सिया विराज सिसोदिया। विराज के इतना कहते ही वहां शांति छा जाती है। वो लोग जल्दी जल्दी उनके फोटो लेने लग जाते हैं। दोनों एकदम परफेक्ट लग रहे थे। सिया की हाइट हील्स की वजह से विराज की लिप्स तक आ रही थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उसकी सुंदरता को अलग ही निखार रहा था। विराज और सिया फोटो सेशन के बाद पार्टी हॉल में चले जाते हैं। पार्टी इतनी ग्लैमरस थी मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। हर तरफ वेस्टर्न कपड़ों से घिरी हुई औरतों में सिया अलग ही लग रही थी। कामिनी पहले ही पार्टी में पहुंच गई थी। सिया को देखकर वो जल भूनकर राख हो गई थी, क्योंकि उसने आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। सिया चारों तरफ देखकर बेचैन हो रही थी। उसे परेशान देखकर विराज उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मैं कुछ इंडियन पहनूं? यहाँ सब गाउन और ड्रेसेज में हैं।
एक मैं ही कार्टून लग रही हूँ इतने लोगों में, सिया रुआंसी होकर बोलती है। जिस पर विराज उसको अपनी बाहों में भर कर कहता है, बस इतनी सी बात मेरी जान, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा है। यह अंकल की बर्थडे पार्टी ही है और तुम कोई आम लड़की नहीं हो, मेरी बीवी हो तुम, तुम्हें अलग तो लगना ही था। पर मैं, सिया अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही विराज उसके लिप्स पर अपनी उंगली रख देता है। चुप, बिल्कुल चुप, तुम कार्टून नहीं इस पार्टी में सबसे सुंदर लड़की लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। सच्ची, मुच्ची जान, विराज उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोलता है। सिया और विराज बातें ही कर रहे थे जब एक नौजवान आदमी गार्डन में बने स्टेज पर जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अनुभव बजाज आप सबका इस पार्टी में आने के लिए तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की यह पार्टी मेरे डैड के 50th बर्थडे की सेलिब्रेशन की है। तो आप यहाँ अपनी ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं अपने मोम डैड को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। मोम एंड डैड प्लीज कम। एक अधेड़ उम्र का कपल स्टेज पर आता है। केक कटिंग के बाद सभी लोग बातें करने में मशगूल हो जाते हैं। विराज भी सिया को उस कपल की तरफ लेकर चलता है। जब वह उन दोनों के पास जाकर उन्हें ग्रीट करता है, गुड इवनिंग आंटी एंड अंकल एंड विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे अंकल। वह कपल भी विराज को देखकर बहुत खुश होते हैं। तो आ गई तुम्हें हमारी याद, मिसेज बजाज विराज के कान पकड़ कर कहती है। जिस पर विराज उनसे कहता है, आंटी मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ भला। अब छोड़ भी दीजिए, क्या कर रही है आप। अच्छा इसलिए शादी भी कर ली और बुलाया भी नहीं तुमने। और तुम्हारा वो नालायक भाई कहाँ है, तुम्हारे मोम डैड भी नहीं आए। मिसेज बजाज नाराज होते हुए कहती है। अथर्व जरूरी काम से बाहर गया है और मोम डैड भी घर पर नहीं थे, लेकिन मैं किसी को मिलाने के लिए लाया हूँ आपसे, ये कहकर वो सिया को आगे खड़ा कर देता है। मिलिए अपनी बहू से, सिया। देखा मॉम डैड से पहले आपसे मिलवा रहा हूँ इसे, विराज एरोगेंट होकर बोलता है। वही सिया मिस्टर और मिसेज बजाज के पैर छूते हुए मिस्टर बजाज को बर्थडे विश करती है, जिस पर वो दोनों खुश होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। तभी पीछे से अनुभव विराज के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, भाई भाभी को थोड़ी देर माँ के साथ भी छोड़ दो, कम से कम हम दोस्तों से तो मिल ले। जिस पर मिसेज बजाज भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। जिस पर विराज सिया की तरफ देखता है और सिया भी हाँ में सर हिला देते हैं। जहां विराज अपने कुछ दोस्तों की तरफ बढ़ जाता है, वहीं सिया विराज की ओर देख रही थी। वह उस शख्स को ढूंढना चाहती थी जो विराज को नुकसान पहुंचाना चाहता था। तभी उसकी नजर सामने खड़े शख्स की तरफ जाती है। उस शख्स की पीठ सिया की तरफ थी। सिया मिसेज बजाज को एक्सक्यूज करके उस शख्स की तरफ बढ़ने लगती है। टू बी कंटिन्यूड।